नमस्कार साथियों। कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य शुक्ल जी का जो प्रथम संस्करण का जो वक्तव्य है वो पढ़ा था। आज उसके आगे अपने शुरू करते हैं। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली पाई गई है, वहाँ अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है, यानी विभाजन किया गया। काल के भीतर पहले दो काव्य धाराएं निर्गुण और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई है, यानी इनको दो काव्य धाराओं को स्थान दिया गया है। फिर प्रत्येक धारा की दो शाखाएं, यानी उनमें निर्गुण में दो और सगुण में दो। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री प्रेमार्गी प्रेमानी सूफी काव्य धारा भी कहते हैं इनको, तथा सगुण धारा की राम भक्ति और अच्छी तरह दिखाई गई है और देखिए ध्यान में आ जाएगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व या उत्तर नाम देकर दो हिस्से में कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों की परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कवि करता था। शुक्ल जी कहते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है साहित्य लिखने का वो एक पक्के और व्यवस्थित ढांचे को खड़ा करना था, कोई किसी कवि जो कीर्तन है उसको नहीं करना था। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पूर्व परीक्षा में आ चुकी है कि कवियों के परिचय, यानी जो कवियों के परिचय है उनका जो नोट्स बनाए उन्होंने वो मिश्र बिंदु विनोद है, जो 1913 में और 1934 में प्रकाशित हुआ, वहां से शुक्ल जी ने लिए हैं। कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किए। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ कवि है उनके जो परिचयात्मक वर्णन है, जैसे ठाकुर जी है, दीनदयाल गिरी जी है, राम से है, रसिक गोविंद के विवरणों में कुछ उन्होंने परिवर्तन भी किए और परिष्कार भी किए। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने भी कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। यानी इस जो हिंदी साहित्य का इतिहास है शुक्ल जी द्वारा, इसमें 1000 कवियों का वर्णन है लगभग। तो उन कवियों का परिचयात्मक वर्णन और उनके जो ग्रंथ है वो शुक्ल जी कह रहे हैं कि वो मैंने पर्याप्त उसमें डाल दिए हैं। रीतिकाल और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं दिग्दर्शन मात्र के लिए है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। ये कहते हैं कि कोई भी कवि है ना, उसकी पूरी क्या अधूरी आलोचना भी अपने एक पुस्तक में अपने नहीं कर सकते। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा, जैसे उन्होंने सूरदास, तुलसीदास और ये ब्रह्मन की सार है और त्रिवेणी लिखकर ये जो आलोचना पूरी की उन्होंने। बहुत प्रसिद्ध कवियों के में थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा, पर वहां भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक रखा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य करते हैं। गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल में, जो आधुनिक काल शुरू होता है 1857 से मान सकते हैं, वहाँ जो गद्य का आविर्भाव है सबसे प्रधान साहित्य घटना है। ये प्रश्न आ चुका है वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चर में, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार करना पड़ा। इस थोड़े से काल के बीच में हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनिरूपता का विकास हुआ उतनी अनिरूपता का विधान कभी नहीं हुआ। पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्ति को सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बड़ा मोल लेना ही समझा पड़ता है। यानी ये कहते हैं कि मेरा जो आधुनिक काल है वो द्वितीय उत्थान के आरंभ तक ही लिखना था, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं वर्तमान जो लेखक है उनके समकालीन लेखक है उनके लेख और कवियों के संबंध में लिखना अपने सिर पर एक बला लेना के समान ही समझ पड़ता है, पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा
उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े वो विवेचन के साथ डरते डरते किया गया है। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों कवियों के नाम जल्दी में या तो भूल से छूट गए हैं, इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों के विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसे पहला जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी। कौन सी पुस्तक? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 या 1940। इससे इसका जो रूप रखना चाहता था वह इसका पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था, यानी संग्रह करना शुक्ल जी का उद्देश्य नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षण और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। यानी शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी साहित्य का विकास, ये प्रश्न कई बार आता है कि शुक्ल जी का इतिहास है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में जनवरी महीने में ये प्रकाशित हुआ। इस अलग पुस्तकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई है। विशेषता आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई है, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा कवियों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमार पाल चरित्र, सारंगधर कृत, हमीरासो का पता नहीं है, यानी हमीरासो मिलता नहीं है। पर प्राकृत पिंगल उड़ते पुड़ते मुझे अमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही अजूसी पद छंदों के उदाहरण में मिले, यानी हमीरासों की जो पद है वो प्राकृत पिंगल सूत्र में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये ग्रंथ सारंगधर के प्रसिद्ध हमीरासों का ही है। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पलवित इसलिए करना पड़ा कि उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार करने में समर्थ हो। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवित्व संग्रह मित्र नोट का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लेखन मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से विवरण लिया है। रीतिकाल के जितने भी जो कवि है उनका परिचयात्मक वर्णन है वो मिश्र बंधु से शुक्ल जी ने लिया है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। शुक्ल जी कहते हैं कि परिश्रमी संकलन करता है कौन है? मिश्र बंधु, जो तीनों थे। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट में मुझे इसमें विशेष संदेह के स्थल आने पर उल्टनी पड़ी, यानी जहाँ संदेह है वहाँ अनेक पुस्तकों हिंदी को गोविंद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित रामचंद्र त्रिपाठी की कविता कोमिदू तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रजमाधुरी सार से भी पुस्तक सामग्री मिली है। उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उससे मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को भी आजकल की एक बदमाशी समझते हैं। कौन है? शुक्ल जी कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद नहीं दे सकता। पंडित केदारनाथ पाठक है, अगर धन्यवाद दूंगा तो वो उसे आजकल के बदमाशी समझते हैं। पंडित केदारनाथ पाठक जी इस कार्य मुझसे जो भूली हुई है उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई है उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने तरफ से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। ये उन्होंने काशी में रहते हुए लिखा था। यानी जो पवित्र सिद्ध है नाथपंथी योगी है, और योगी की रचनाएं हैं वो साहित्य कोटि में नहीं आती का मूल मंतव्य है। भक्ति काल के अंतर्गत
प्रोटोकॉल जी की पुस्तक थी 1929 वाली, पुस्तक रूप में 1940 में ये संशोधन और इसको प्रवर्तित किया। इस पुस्तक का यह इसके विद्वान लेखक द्वारा संशोधित और प्रवर्तित रूप में पाठकों की सेवा में उपस्थित है। लेखक प्रकाशक ने इसकी अनुदिन बढ़ती हुई मांग को देखकर इसे शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने का घोर प्रयत्न किया, किंतु जिस रूप में इसको निकालने का विचार था वह अत्यंत श्रमसाध्य होने के कारण समय पर न निकल सका, जिससे पाठकों विशेषकर परीक्षार्थियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तो पाठकों की सुविधा को सर्व रखते हुए हमें प्रस्तुत रूप में पुस्तक को प्रकाशित करना है। लेखक को कुछ नवीन कवियों और लेखन के विषय में लिखना अभी सहज था, इसके लिए हम समय है। अगले संस्करण में उसकी पूर्ति अवश्य कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री काशी नागरिक प्रचारक सभा। लेखक का अचानक देहावसान हो जाने से नई तरह के कई वर्तमान कवियों का विवेचन रूप से नहीं फलता। पंजाब संस्करण में जो संक्षिप्त विवेचन छपा गया था वही इस ग्रंथ में पृष्ठ 623 के अंतिम अनुच्छेद से लेकर पृष्ठ 630 तक उद्धृत कर दिया गया है। पंजाब संस्करण जो निकला था उसमें जो संक्षिप्त विवेचन था वो इस किताब में जन्माष्टमी, ये आपका 1999। और ये अपने अभी तक पढ़ा है। इसके जो वक्तव्य है प्रथम संस्करण का और जो 1940 में लिखा, ये दोनों का वक्तव्य हमने पढ़ा है और ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से 4-5 प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो आप इसको आराम से सुन सकते हो और कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हो। इसके बाद हम विषय सूची है वो पढ़ेंगे, तो वो अगले जो भाग है उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद आपका।